This case is unique. I've never seen anything like it. They just literally disappeared and nobody noticed for days. तारीख 11 नवंबर 2013। टाइम हो रहा था सुबह 9:50। एक बाइकर जो कि थका हुआ अपनी बाइक को चला रहा था वो हावी डेजर्ट में पहुंच जाता है। यहाँ पर ये बाइकर अपने ही ख्यालों में अपनी ही मस्ती में बाइक को चला रहा था और इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ यही दिखाई दे रहा था। आगे जाकर ये रुकता है, बाइक को रोकता है और पानी पीने लगता है। तभी अचानक से इसकी नज़र साइड पर पड़ती है। तब इसने जो देखा इसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता, इसलिए यह फिर से ध्यान से देखता है और उसके बाद सीधा 911 यानी कि पुलिस को फोन लगा देता है और इसने जो देखा वो पुलिस को बताता है। बाद में ये बात सुनकर पुलिस सीधा FBI को फोन कर देती है। आखिर इस बाइकर ने ऐसा क्या देख लिया और पुलिस ने FBI को क्यों बुलाया, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये बात एक ऐसे परिवार की है जिनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। अब साल 2013 से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। साल 2009 दिसंबर का महीना। जोसेफ मैक्स्ट्रे जिसकी उम्र 40 साल की थी, उसकी वाइफ की उम्र थी 43 साल जिसका नाम था समर। देखो उनके 2 बच्चे थे, एक 3 साल का जोसेफ जूनियर और 4 साल की जियानी। देखो जो समर थी वो एक रियल एस्टेट एजेंट थी और जोसेफ एक बिजनेसमैन था। उसका वाटर फाउंटेन का बड़ा अच्छा बिजनेस था। देखो अब इस फैमिली को देखकर ये एक ड्रीम फैमिली है, बच्चे, घर में पैसा, अमीर लोग, मतलब खुशी की जिंदगी। लेकिन रुकिए जरा। अब देखिए इन लोगों के पास पैसा तो बहुत था, तो इन लोगों ने सोचा कि देखो हम कैलिफोर्निया को छोड़ते हैं, क्या यहाँ पर ट्रैफिक भीड़, हम जाते हैं फॉलब्रूक। अब ये ऐसी जगह है जो कि काफी पीसफुल, काफी शांत जगह है। अब यहाँ पर इन लोगों ने अपना एक ड्रीम घर बनवाया था। इस परिवार ने बहुत दिल से अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा कर इस घर में लगाया था। इनका मानना था कि इस घर में हम बहुत साल रहने वाले हैं, शायद पूरी जिंदगी हम यहाँ पर रहेंगे। लेकिन देखो समय का पहिया कब कहां चला जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो खैर ऐसे ही ड्रीम घर में रहते रहते इन्हें 2-3 महीने हो गए और दिन आ गया 4 फरवरी 2010 का। यह दिन भी इस परिवार के लिए एक नॉर्मल सा दिन था, लेकिन इसका अंत कुछ और होने वाला था। दिन की शुरुआत समर करती है। समर को घर का काम करना था, वो घर से बाहर उस दिन नहीं जाने वाली थी और बच्चे भी दोनों छोटे थे और वो घर पर ही थे। अब यहां पर घर का जो मेन आदमी था जोसेफ, उसे उस दिन अपनी मीटिंग के लिए कैलिफोर्निया जाना था, जो कि 45-50 मिनट की ड्राइव थी और वो चला जाता है। मीटिंग थी उसकी चार्ल्स मैरिट के साथ, जो कि जोसेफ का बिजनेस पार्टनर था वाटर फाउंटेन के ही बिजनेस में। खैर मीटिंग यहां पर खत्म हो जाती है, जोसेफ अपने घर आ जाता है। अब अगले दिन 5 फरवरी को जोसेफ का फादर पैट्रिक उसे फोन करता है, लेकिन जोसेफ फोन को नहीं उठाता। पैट्रिक ये सोच रहा था कि हाँ वो शायद किसी काम में बिजी होगा, तो वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पूरा दिन जोसेफ बैक कॉल नहीं करता। 6 फरवरी को पैट्रिक, जो कि जोसेफ के फादर थे, वो किसी काम की वजह से बिजी रहते हैं, वो उस दिन फोन नहीं करते। अब 7 तारीख को पैट्रिक फिर से जोसेफ को फोन करते हैं और वो सोच रहे थे कि मैंने 5 तारीख को जोसेफ को फोन किया था, उसने अभी तक बैक कॉल तक नहीं किया। तो खैर इस बार भी 7 फरवरी को कॉल करने के बाद भी जोसेफ फोन को नहीं उठाता। अब पैट्रिक को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर 2 दिन में एक बार या रोज फोन पर बात किया करते थे। लेकिन अब समय हो गया था 3 से 4 दिन और आगे से जोसेफ बैक कॉल तक नहीं कर रहा था। इस समय तक भी जोसेफ के फादर और उसकी मदर इस बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि जोसेफ की ये आदत थी कि जब वो काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था, वो अक्सर अपना कांटेक्ट लोगों से थोड़ा कम कर देता था और बाद में वो फोन कर देता था, तो ये नॉर्मल सी उनके लिए बात थी। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब 9 फरवरी को जोसेफ का भाई माइकल अपने फादर पैट्रिक को फोन करता है और कहता है कि जोसेफ के बिजनेस पार्टनर चार्ल्स मैरिट का मुझे फोन आया
और उसने बताया कि जोसेफ 5 दिन से उससे फोन का जवाब नहीं दे रहा। अब यह सुनकर पैट्रिक, जो कि जोसेफ के फादर हैं, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जोसेफ काम में बिजी होगा, लेकिन जोसेफ का बिजनेस पार्टनर ही ये कह रहा है कि उसका कोई भी जोसेफ के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो वो कैसे काम में बिजी हो सकता है। अब यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा डर लगने लग गया था। अब यहाँ पर जोसेफ की फैमिली 4-5 दिन से कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन अब भी जोसेफ के माता पिता ने, उसके भाई ने और उसके बिजनेस पार्टनर चार्ल्स ने मिसिंग की रिपोर्ट पुलिस में नहीं दर्ज करवाई थी कि जोसेफ का परिवार मिसिंग है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जोसेफ का परिवार शायद किसी ट्रिप पर गया हो और उन्होंने इस ट्रिप के बारे में किसी को नहीं बताया। जब वो इस ट्रिप से वापस आ जाएंगे तो हम सबको पता चल जाएगा, क्योंकि पहले भी जोसेफ और उसकी फैमिली ऐसे 2-4 दिन की ट्रिप पर जाते रहते थे। अब यहाँ पर जोसेफ की मदर ने अपने बेटे माइकल को कहा कि तुम एक काम करो, जोसेफ के घर उसके बिजनेस पार्टनर चार्ल्स को लेकर चले जाओ और वहां पर देखो सब कुछ सही है या नहीं। वो ऐसा ही करते हैं, वो जोसेफ के उस घर में चले जाते हैं, लेकिन जब वो घर के पास पहुंचते हैं वो एक चीज देखते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जोसेफ के घर के दरवाजे के बाहर ही उसके 2 कुत्ते बांधे गए थे। जोसेफ और उसकी फैमिली ऐसा कभी नहीं करती। वो अपने डॉग से इतना ज्यादा प्यार करती थी, तो भला एक ट्रिप के लिए उन्हें ऐसे बाहर बांध कर कैसे जा सकती है। अब ये काफी अनयूजुअल चीज लग रही थी उन्हें। अब यहाँ पर आसपास भी देखा गया, लेकिन कोई भी फोर्स एंट्री के साइन उन्हें नजर नहीं आए। सब कुछ सही, सभी खिड़कियां, सभी दरवाजे बिल्कुल सही। तो उन्हें लगा कि हाँ, शायद वो ट्रिप पर गए होंगे। तो इस तरह बाहर से ही सब कुछ देखकर माइकल और जोसेफ का बिजनेस पार्टनर चार्ल्स वो वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही 2 दिन और निकल जाते हैं। अब डेट आ जाती है 13 फरवरी की। अब यहां पर जोसेफ को आखिरी बार किसी इंसान से बात किए, जो कि उन्हें पता था 11 दिन हो चुके थे। तो यहां पर जोसेफ की मदर अपने बेटे माइकल को कहती है कि तुम और चार्ल्स जाओ और जोसेफ के घर को अच्छे से अंदर से देख कर आओ कि वहां पर सब कुछ सही है ना, कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं है। और वो ऐसा ही करते हैं। माइकल और चार्ल्स जाते हैं जोसेफ के घर के पास और वहां पर घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थी। अब उन्हें परेशानी हो रही थी घर के अंदर जाने के लिए। वो दरवाजा से तोड़कर जा नहीं सकते थे, तो उन्हें एक खिड़की मिल जाती है जो कि आधी खुली हुई थी। तो किसी तरीके से वो घर के अंदर का जुगाड़ कर ही लेते हैं और वो घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो मामला और पेचीदा नजर आता है, क्योंकि घर के टेबल्स पर खाना परोसा हुआ था। सामान ऐसे ही बिखरा हुआ, बच्चों के कपड़े सूखने के लिए डाले गए, वॉशिंग मशीन के पास कपड़े पड़े हुए, मतलब कि बाद में कपड़े धोने का प्रोग्राम भी था। लेकिन ऐसे हालात में भला बंदा ट्रिप पर कैसे जा सकता है। अब ये सब कुछ देखकर हर बंदा समझ सकता है कि यहाँ पर ये लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं गए। अगर वो अपनी मर्जी से गए हैं तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में गए हैं। कुछ ऐसी चीज हो गई कि वो बहुत बड़ी थी, तो इन लोगों को ये सब करने का समय भी नहीं मिला और ये बस ऐसे ही उठे और निकल गए। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि इन्हें यहां से ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो यह है कि जोसेफ के माता पिता ने, उसके भाई ने और उसके बिजनेस पार्टनर चार्ल्स ने पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। 11 दिन से कोई इंसान गायब है और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहां पर है। फिर भी बस ये कह रहे हैं कि शायद वो ट्रिप पर गया होगा, शायद वो कुछ ये कर रहा होगा। किसी को सच नहीं पता, लेकिन फिर भी पुलिस जो कि सच को ढूंढ सकती थी उन्हें नहीं बताया। तो खैर, इस समय ये सब कुछ देखने के बाद जोसेफ का भाई माइकल पुलिस को रिपोर्ट कर देता है कि ये सब मामला है। पुलिस यहाँ पर मैक्स्टे फैमिली के घर के बाहर आती है, लेकिन पुलिस उस समय घर के अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास कोई भी सर्च वारंट नहीं था। अब पुलिस सर्च वारंट के लिए अप्लाई कर देती है, क्योंकि देखिए घर के दरवाजे बंद हैं और घर के अंदर कोई इंसान नहीं है, मतलब कि वो इंसान दरवाजों को बंद कर खुद कहीं गया होगा। मान लीजिए कोई इंसान ट्रिप पर चला गया 5 दिन के लिए, पुलिस आती है और कहती है हाँ शायद ये मिसिंग हो सकता है और घर की चेकिंग करना शुरू कर देती है। इस तरीके से नहीं होता। उन्हें पहले ये अच्छे से जानना होगा कि ये आदमी मिसिंग है या कुछ मिस हैपनिंग हुई है, तभी वो सर्च वारंट लेकर घर के अंदर घुस सकते हैं। पुलिस यहाँ पर ठीक थी, लेकिन यहाँ पर पुलिस को 4 दिन लगने थे उस सर्च वारंट को पाने के लिए। 4 दिन तक वो घर के अंदर नहीं जा सकते थे चीजों को देखने के लिए। अब जब पुलिस घर के बाहर आई थी तो उन्होंने घर को बाहर से अच्छे से देखा, तो उन्हें कोई भी फोर्स एंट्री, फॉल प्ले का कुछ भी नजर नहीं आया। तो उन्होंने इसे ज्यादा सीरियस लिया ही नहीं। उन्होंने भी सोचा कि हाँ ये फैमिली अपनी मर्जी से कहीं गई होगी।
तो इस तरीके से उन्होंने ये नहीं समझा कि शायद घर के अंदर का माहौल एक क्राइम सीन हो सकता है, शायद यहाँ से हमें एविडेंस मिल सकते हैं। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। इसी के साथ पुलिस ने होमिसाइड स्क्वाड को भी ये केस थमा दिया। देखो, उनका काम होता है कि अगर कोई इंसान या उसका परिवार 10 दिन से मिसिंग है और किसी का उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ 10 दिन से, तो वैसा कंसीडर कर लेते हैं कि शायद उनको किसी ने मार दिया। तो वो ये चेक करते हैं कि ये इंसान जिंदा है या मारा गया, और पुलिस भी साथ में अपना अपना काम करती रहती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्च वारंट को मिलने में 4 दिन का समय लगना था, तो सुजैन जो कि जोसेफ की मदर थी और माइकल जो कि उसका भाई था, पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें घर के अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि वो घर के अंदर सफाई करना चाहते हैं। और पुलिस इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब एक जगह जो कि क्राइम सीन हो सकती है, जहां पर कोई वारदात हुई हो सकती है, उस चीज की सफाई के लिए पुलिस परमिशन दे देती है सुजैन और माइकल को। और ये दोनों भी पता नहीं क्यों वहां पर सफाई करना चाह रहे थे। शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये चीजों को खुद देखना चाह रहे थे और बाद में अपनी खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाह रहे थे। खैर, ये तो अलग बात है। लेकिन जोसेफ का भाई माइकल यहाँ पर पुलिस से पूछकर जोसेफ का लैपटॉप और उसका SD कार्ड अपने साथ अपने घर ले जाता है, और पुलिस इस चीज के लिए उसे अलाउ भी कर देती है। अब आप खुद सोचिए, उस लैपटॉप में कई जरूरी एविडेंस हो सकते थे, पुलिस भला ऐसे क्यों अलाउ कर रही है, ये भी सोचने वाली बात है। खैर, यहाँ पर पुलिस ने कहा कि जब हमारे पास सर्च वारंट आ जाएगा तो सारी चीजें तुम्हें वापस लौटानी पड़ेगी। वैसा मान भी जाता है। अब यहाँ पर पुलिस सर्च वारंट का वेट तो कर ही रही थी, लेकिन वो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब यहाँ पर मैक्स्टे फैमिली के पड़ोसियों के घर बाहर एक कैमरा लगा था, CCTV। तो पुलिस कैमरे की फुटेज को चेक करती है और पीछे जाती है 4 फरवरी को। अभी वहां पर उन्हें एक चीज दिखाई देती है। शाम के करीब 7:47 पर जोसेफ की गाड़ी जो कि SUV थी, इस समय घर से जाती हुई दिखाई देती है। मतलब कि अगर वो ट्रिप पर गए हैं तो इस समय वो ट्रिप के लिए निकले होंगे। अब ये जानने के बाद जोसेफ के माता पिता, उनका भाई समझ आता है कि पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि देखिए जोसेफ खुद कहता था कि अगर बच्चे साथ में हो तो आपको दिन के समय ही बाहर जाना चाहिए। अब 8 बजे बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म करे कोई ट्रिप पर कैसे जाता है, और वो भी बच्चों के साथ। और दूसरी बात ये भी कि घर के अंदर बच्चों की दवाइयां उन्हें मिली। अगर वो ट्रिप पर गए हैं तो बच्चों की दवाइयां साथ में क्यों लेकर नहीं गए, और टेबल पर खाना क्यों परोसा हुआ है, और ऊपर से कपड़े जो कि गंदे ऐसे ही घर में इधर उधर पड़े हैं, जो कि धोने के लिए साफ दिख रहा है रखे गए हैं। चलो एक बात ये मान लेते हैं कि वो घर में ऐसे ही गंदगी छोड़कर चले गए कि जब वापस आएंगे तो साफ कर देंगे, लेकिन अपने कुत्तों को घर के बाहर बांध कर वो कैसे जा सकता है? वो तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से अब मामला पुलिस तो नहीं समझी, लेकिन घर वाले समझ आते हैं कि अब इनके साथ कुछ हो गया है, और वो कहीं ना कहीं सही भी थे, क्योंकि उनके साथ जो हुआ उसके ऊपर वो कभी यकीन नहीं कर सकते। लेकिन इस परिवार की पूरी कहानी जानने से पहले आपसे एक बात करनी है। देखो, कहानियां तो हर किसी की जिंदगी में होती है। आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से होंगे, ऐसी कहानी होगी जो कि आप सबको बताना चाहते हैं, और शायद ऐसी कहानियों पर कोई यकीन नहीं करता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा क्रीपी इंसिडेंट या ऐसी घटना हुई है जिसकी कहानी आप चाहते हैं कि हम सुनाएं, तो आप अपनी कहानी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अच्छे से। तो खैर, कहानी में वापस आते हैं। 19 फरवरी को पुलिस को सर्च वारंट मिल जाता है। पुलिस अब अच्छे से घर की तलाशी लेती है, चेक करती है। वो समझ आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। हालांकि यहाँ पर कोई भी फोर्स एंट्री या फॉल प्ले का कोई साइन नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस भी समझदार है कि ऐसे सभी चीजें छोड़कर कोई जाता नहीं है। अब यहाँ पर एक अजीब चीज होती है। मेक्सिको बॉर्डर के पास एक शॉपिंग मॉल होता है। उस शॉपिंग मॉल की पार्किंग में पुलिस को जोसेफ की गाड़ी मिल जाती है, जो कि CCTV में उन्होंने जाते हुए देखी थी। अब ये सब कुछ देखकर पुलिस समझती है कि शायद ये लोग मेक्सिको बॉर्डर को पार कर मेक्सिको चले गए। इसके पीछे की वजह पुलिस को नहीं पता थी, लेकिन जिस तरीके से घर की हालत थी जब उन्होंने घर को चेक किया, साथ में इन लोगों ने अपने कुत्तों को बाहर बांध दिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि हम जल्दी से वापस नहीं आने वाले। अगर कुत्ते घर के अंदर रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, बाहर कोई ना कोई इन्हें खाने के लिए देता रहेगा। लेकिन अब जरा ध्यान से सोचने वाली बात है, ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ पर इनका बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा काम चल रहा था। इन्होंने अभी अभी अपना घर भी बनवाया था, रेनोवेट करवाया था, एक ड्रीम घर। साथ में जोसेफ के माता पिता ये भी कहते कि अगर उसका परिवार जाता तो कम से कम हमें तो बताकर जाता, वैसे बिना बताए क्यों चले गए?
और एक और अजीब चीज सामने आई। जब जोसेफ के लैपटॉप की अच्छे से चेकिंग की गई तो एक बड़ा एविडेंस सामने आया। जोसेफ ने गायब होने से यानी कि 4 फरवरी से एक हफ्ते पहले ही ये सर्च करना शुरू किया था कि मैक्सिको जाने के क्या फायदे हैं, लाइफ इन मैक्सिको, और साथ में मैक्सिको में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और मैक्सिको बॉर्डर पार करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरीके से हम बॉर्डर को पार कर सकते हैं। ये सभी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि वो लोग मैक्सिको चले गए, या यूं कहे मैक्सिको भाग गए। अब पुलिस का मानना था कि ये लोग मैक्सिको में हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू रखते हैं। यहाँ पर ये जोसेफ की कंपनी में जो लोग काम करते थे उनसे बातचीत करते हैं, खासकर उसका बिजनेस पार्टनर चेस मैरिट और साथ में डैन जो कि उसके वेबसाइट का काम संभालता था और उसका बहुत पुराना बिजनेस पार्टनर वो भी था। अब यहाँ पर इंटरव्यू करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि जोसेफ का बिजनेस दिन रात तरक्की कर रहा था, तो भला बंदा अपने बिजनेस को ऐसे छोड़कर, और अब पूरा कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था, क्या काम हो रहा है क्या नहीं उसको कोई पता नहीं था। अगर वो ये सब कुछ छोड़कर भी गया है, मतलब वो ये बिजनेस छोड़कर चला गया, लेकिन उसका ये बिजनेस एक साल में $1.5 मिलियन यानी कि करीब करीब महीने का 1 करोड़ का रेवेन्यू वो बनाता था। अब यहाँ पर पुलिस उसके बिजनेस पार्टनर डैन और चेस का डीएनए सैंपल भी ले लेते हैं। खैर यहाँ पर 23 फरवरी यानी कि उनके गायब होने के 19 दिन के बाद पुलिस वहां की मैक्सिको की अथॉरिटी को यह बता देती है कि ऐसे ऐसे फैमिली यहां पर आई है, अगर आपको मिले कुछ भी हो तो हमें जरूर बताएं। लेकिन 5 मार्च को एक अलग ही चीज हो जाती है। पुलिस तो सब कुछ थ्योरीज बना रही थी, लेकिन तभी पुलिस के हाथ में एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है मैक्सिको बॉर्डर की। ये इमेज दिखने में काफी ज्यादा लो क्वालिटी की थी और ये काफी ब्लर भी थी और रात की फुटेज है। इसमें देखा जाता है कि एक फैमिली जिसके 4 मेंबर हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, एक वाइफ है और एक शायद उसका हस्बैंड होगा, वो बॉर्डर की तरफ जाते हैं, मैक्सिको बॉर्डर की तरफ। अब यहाँ पर पुलिस इस नतीजे तक पहुंच जाती है कि ये जो फुटेज में परिवार दिखाई दे रहा है ये मैक्स्टे फैमिली है और ये आदमी जोसेफ है, साथ में उसकी बीवी समर है और उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन उसका बिजनेस पार्टनर चार्ल्स मैरिट कहता है कि जोसेफ ऐसे चलता ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जोसेफ है। अब जरा पुलिस और ज्यादा डिटेल में जाती है, पता चलता है कि जो फुटेज पुलिस देख रही है वो 8 फरवरी की है और शाम के करीब 7 बजे की है। मतलब कि 4 फरवरी को वो लोग घर से बाहर निकले और 4 दिन घूमने के बाद 8 फरवरी को वो लोग मैक्सिको के बॉर्डर के पास पहुंचे मैक्सिको जाने के लिए। अब जो भी हो, इस फुटेज को देखने के बाद पुलिस ने अपना काम बंद कर दिया, इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया। और साथ में एक और बात सामने आई कि मैक्सिको में कुछ लोगों ने जो कि इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इनके परिवार को मैक्सिको में देखा और इसका क्या सबूत है वो पुलिस ने नहीं बताया। अब यहाँ पर जैसे आपको कुछ अजीब लग रहा है, इनके परिवार वालों को भी कुछ अजीब लगा। उन्होंने इस थ्योरी पर विश्वास नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि ना तो फुटेज में ये हमारा परिवार है और ना ही वो लोग हमें ऐसे बिना बताए सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैक्सिको गए हैं। खैर टाइम के साथ इन्वेस्टिगेशन तो हो गई बंद, लेकिन जोसेफ के फादर पैट्रिक ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन को ही शुरू कर दिया, जिसमें उनकी मदद उनका फ्रेंड टिम मिलर करता है, जो कि फंड करता है एक नॉन प्रॉफिट सर्च ऑर्गेनाइजेशन को टेक्सास में। अब देखिए इन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, बस पुलिस और अथॉरिटी का जो भी ध्यान है इस केस के ऊपर लाना। अब ऐसा नहीं ये खुद खूनी को या किसी को पकड़ सकते हैं, इनका काम होता है सिर्फ आंखों में केस को लेकर आना। जोसेफ के फादर पैट्रिक, साथ में टिम मिलर और साथ में एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाते हैं मैक्स्टे फैमिली के घर। जब वो घर के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर वो पुरानी फोटोज भी देखते हैं कि पहले दिन से घर कैसा लग रहा था, तो ये देखकर वो हैरान इस वजह से थे कि पुलिस ने इसे क्राइम सीन क्यों नहीं माना और यहाँ से एविडेंस क्यों नहीं उठाए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। खैर अब ऐसे ही वो भी अपनी तहकीकात शुरू करते हैं, लेकिन अप्रैल तक यहाँ पर FBI पूरा केस संभाल लेती है और वो ये फोकस करती है कि मैक्सिको में ये फैमिली कहीं पर मिल जाए। देखो यहाँ पर उनका ये काम नहीं था कि इस फैमिली को यहीं पर ढूंढे, कहीं कैलिफोर्निया में फालब्रुक में क्या इनके साथ हुआ जाने नहीं, वो ये बात पर अड़े थे कि ये तो मैक्सिको चले गए हैं। देखिए ऐसे ही करते करते साल 2009 से साल 2013 आ जाता है। पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, FBI केस को संभालती है लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन फिर 4 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसका किसी ने सोचा नहीं था। देखिए वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक कहानी सुनाई थी और कहा था कि इसे याद रखिए। अब वापिस आते हैं उसी कहानी पर और इस केस से उसका क्या लेना देना ये भी बताते हैं। उस बाइकर ने देखा क्या था ऐसा,
उसने पानी पीते पीते वहां पर इंसानों का कंकाल देखा। ये सब देखने के बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को जब पता चला कि किसी का कंकाल मिला यानी कि स्केलेटन मिला है, तो उन्होंने FBI को ये बता दिया, क्योंकि कोल्ड केसेस पर वही काम करते हैं। अब यहाँ पर ये खबर जब वहाँ के शेरिफ डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस वालों को पता चलती है, तो इस केस पर टेक ओवर करते हैं और यहाँ पर आकर वो चेकिंग करते हैं कि मामला क्या है। तब उन्हें यहाँ पर एक कंकाल नहीं बल्कि 4 लोगों का कंकाल मिलता है। अब यहाँ पर ये स्केलेटन किसका है, DNA के जरिए चेक करने की कोशिश की जाती है। DNA रिपोर्ट आने में 4 दिन लग जाते हैं। तब पता चलता है कि जो सबसे बड़ा कंकाल है वो जोसेफ मैक्स्टे का है, और साथ में जो दूसरा कंकाल है वो समर मैक्स्टे का है, और साथ में जो छोटे कंकाल मिलते हैं वो उनके बच्चों के मान लिए जाते हैं, हालांकि वो चेक नहीं किए जाते। अब यहाँ पर पुलिस जिन्हें मैक्सिको में ढूंढ रही थी, जिनका परिवार पहले मान रहा था कि ये तो ट्रिप पर गए हैं, उनका कंकाल मिल गया पूरे 4 साल के बाद। And through the use of dental records, we're able to identify the adult victims as Summer and Joseph McStay. We believe the other 2 sets of remains are that of the boys, their sons. एक और अजीब बात ये थी कि इस कंकाल के साथ एक हैमर, एक हथौड़ा भी मिला, जिसे एज अ मर्डर वेपन मान लिया गया पुलिस के द्वारा। अब केस की तहकीकात पुलिस फिर से शुरू करती है। अब देखिए, मोहावी डेजर्ट में कोई आता जाता नहीं था, और जिस जगह कंकाल मिले वहां पर टायर के निशान भी मिले, और पुलिस ने कहा कि ये टायर के निशान भी 3, साढ़े 3, 4 साल पुराने हैं, यानी कि ये उस दिन के टायर के निशान हैं जिस दिन मैक्स्टे फैमिली को यहाँ पर मारने के बाद फेंका गया था। अब यहाँ पर टायर के निशान के पूरे सैंपल वो ले लेते हैं कि कैसा टायर का निशान है, कैसा टायर हो सकता है, और ऐसे ही पुलिस अपने काम पर लगी रहती है। लेकिन एक दिन पुलिस सीधा जाती है चार्ल्स मैरिट यानी कि मैक्स्टे फैमिली के बिजनेस पार्टनर चेस के पास। उसके ट्रक को देखा जाता है, उसके टायर को चेक किया जाता है। चार्ल्स मैरिट का टायर और मोहावी डेजर्ट में जो टायर का निशान मिला वो दोनों मैच कर जाते हैं। जब 4 साल पहले इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो चार्ल्स मैरिट का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया था, और साथ में उसके कुछ DNA एविडेंस भी पुलिस ने अपने पास से रखे थे। अब यहाँ पर पुलिस जोसेफ की इसूजू SUV को अच्छे से चेक करते हैं। अब यहाँ पर उन्हें कार के अंदर एक DNA सैंपल मिलता है। चेक करने पर पता चलता है कि ये चार्ल्स मैरिट का है। उसके बाद पुलिस को अब चार्ल्स के ऊपर पूरा शक होता है। चार्ल्स के फोन रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि चार्ल्स जिस दिन ये घटना हुई थी 4 साल पहले 4 फरवरी को, उसके थोड़े दिन इधर उधर वो मोहावी डेजर्ट में गया था। उसके फोन डिटेल से ये बात पता चली। वो डेट क्या थी आपको अभी बताते हैं। लेकिन एक और चीज पुलिस को पता चलती है कि मोहावी डेजर्ट पर चार्ल्स का बचपन बहुत रंगीन गुजरा है, क्योंकि बचपन में वो वहां पर जाया करता था, और अब उसकी एक बहन भी मोहावी डेजर्ट के पास ही रहती है। मतलब वो एक ऐसा इंसान है जिसे मोहावी डेजर्ट के बारे में बहुत चीजें पता है, और उसका आना जाना वहां पर लगा ही रहता है। लेकिन ये एक बात अजीब है, जैसे पुलिस को चार्ल्स का DNA सैंपल जोसेफ की गाड़ी से मिला, वो 4 साल पहले क्यों नहीं मिला जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और ऊपर से किसी की गाड़ी से किसी का DNA सैंपल जैसे बाल, नेल मिलना ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे और एक साथ एक गाड़ी में घूमना एक आम बात है। खैर, अब यहाँ पर पुलिस का पूरा निशाना था चार्ल्स मैरिट के ऊपर। उसकी हिस्ट्री को देखा जाता है, तब पता चलता है कि 40 साल पहले चार्ल्स कुछ ऐसे गुनाह कर चुका है। कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसके सामने आए, जैसे कि डकैती और साथ में किसी की प्रॉपर्टी को हड़पना, ऐसी चीजें सामने आई। तो पुलिस समझ आती है कि यह बंदा पुराना खिलाड़ी है। इस वजह से एंड में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एक और चीज जानने के बाद, वो चीज क्या थी? वो ये थी कि चार्ल्स मैरिट को करीब करीब कुछ कहते हैं $40,000 और कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज तो ये भी कह रहे थे कि जोसेफ ने $1,00,000 चार्ल्स मैरिट को दिए, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल, उसकी आर्थिक सिचुएशन अच्छी नहीं थी। इसके पीछे का कारण ये था कि वो गैम्बलिंग और ऐसी चीजों में इन्वॉल्व था। एक और बात सामने आती है कि जोसेफ और चार्ल्स के बीच में अब लड़ाइयां बढ़ रही थी। हालांकि जोसेफ चार्ल्स को अपना बिजनेस पार्टनर और साथ में अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानता था, उसकी पैसों से मदद भी करता था और पैसे भी बहुत ज्यादा देता था। लेकिन चार्ल्स अपना काम ढंग से नहीं करता था।
वो जो भी वाटर फाउंटेन इंस्टॉल करने जाता तो कस्टमर बाद में जोसेफ को बताते कि ये तो सही नहीं काम किया, और फिर जोसेफ को अपनी जेब से उन्हें पैसे देने पड़ते। अब जोसेफ तंग आ चुका था। देखो पुलिस ने कितनी चीजें ढूंढ निकाली, लेकिन पूछने वाला हो कि पहले क्या ये लोग सो रहे थे? पहले भी तो चार्ल्स वहीं पर था, पहले भी तो पता लगाया जा सकता था कि इसका बिजनेस रिलेशन जोसेफ के साथ क्या है। लेकिन पहले उनका मानना था कि जोसेफ और मैक्सटे फैमिली तो भाग गई मेक्सिको। क्यों, कैसे, किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि कुछ उस समय जरूरी डॉक्यूमेंट उनके घर पर थे। पुलिस को पता भी था कि इनके बिना मेक्सिको नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो इस थ्योरी पर रहे कि जोसेफ की फैमिली तो मेक्सिको चली गई है। तो खैर बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है चार्ल्स मैरिट को। तो वो कहता है कि मैं जोसेफ का भला बुरा कैसे कर सकता हूं? जिस इंसान ने मेरी इतनी मदद की, जिसने मेरे मुश्किल टाइम में हमेशा मेरा साथ दिया, मैं उसके साथ भला ऐसे कैसे कर सकता हूं? लेकिन यहाँ पर पुलिस भी अपनी बात पर अड़ी रही और कोर्ट में उसकी ट्रायल शुरू हो जाती है। अब देखो कोर्ट में चार्ल्स कई बार कुछ बहाने बनाता है। चार्ल्स ने कहा कि मुझे कुछ हार्ट का डिसीज है और मैं जल्दी मरने वाला हूँ। बाद में वो फॉल्स साबित होता है। कई बार चार्ल्स कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं एक लॉयर को हायर करूं, क्या मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूं? ऐसे ही करते करते साल 2019 आ जाता है। बहुत लंबे समय के लिए ये केस खिंचता है। अब यहाँ पर क्या रिजल्ट निकला कोर्ट में, ये जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर 4 फरवरी 2010 के दिन क्या हुआ था। देखिए चार्ल्स ने कभी खुद कुछ नहीं बताया कि उस दिन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये एक थ्योरी है जो आपको हम बताने वाले हैं। देखो ये तो हम जानते हैं कि उस दिन चार्ल्स की मुलाकात जोसेफ के साथ हुई। जोसेफ सुबह सुबह कैलिफोर्निया उससे मिलने के लिए गया। कहा जाता है कि वहां पर उसका झगड़ा हुआ चार्ल्स से, क्योंकि उसने बहुत काम खराब कर रखा था। कस्टमर के बहुत बैड रिव्यूज आ रहे थे और कस्टमर अपना पैसा रिफंड मांग रहे थे। अब जोसेफ कहता है कि या तो ये पैसा तुम मुझे दो और मैं कस्टमर को वापस कर दूं, या तो मैं तुम्हारे खिलाफ अब कंप्लेंट करने वाला हूं। अब यहाँ पर चार्ल्स डर जाता है क्योंकि पहले ही उसके ऊपर 2 बार केस हो चुका है और कैलिफोर्निया का 3 स्ट्राइक रूल है। इसके हिसाब से जब आप एक बार क्राइम करते हो आपको सजा मिलती है, दूसरी बार अगर सेम ही पर्सन क्राइम करता है तो उसको सजा बढ़ाकर मिलती है, और तीसरी बार उसे 25 साल और ज्यादा सजा मिलती है। मतलब ये ऊपर ऊपर से है, इसकी काफी ज्यादा डेफिनेशन अंदर भी मौजूद है। ये आप समझ लें कि अगर इस बार जोसेफ चार्ल्स के ऊपर कोई कंप्लेंट करता तो चार्ल्स को बहुत ज्यादा सजा होने की संभावना थी और बहुत बड़ी दिक्कत में वो पड़ सकता था। इसके बाद शाम के समय में चार्ल्स आता है जोसेफ के घर। वो शायद या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके आया होगा या पैदल आया होगा, वो अपने व्हीकल में नहीं आया होगा। अब यहाँ पर चार्ल्स क्या करता है, घर के अंदर आ जाता है क्योंकि वो वैसे भी जोसेफ को जानता था। अब जोसेफ की मान लो उससे लड़ाई भी हुई तो भला जोसेफ ये थोड़ी कहेगा कि मेरे घर के बाहर रह मत आ, वो उसका दोस्त तो बेसिकली रहेगा, चाहे बिजनेस में कुछ भी हो। खैर यहाँ पर चार्ल्स आ जाता होगा उसके घर के अंदर और उसके हाथ में पकड़ा होगा वो हथौड़ा। वो ऐसे डायरेक्ट मारना नहीं चाहता होगा, या हो सकता है उसका ये प्लान हो काफी दिनों से, क्योंकि उसने जोसेफ के बहुत पैसे लौटाने थे, और बाद में वो मार देता है जोसेफ को, जोसेफ के बाद समर को। लेकिन फिर बच्चों की बारी आती है, मतलब इनको उसने मारा, ये बहुत दर्दनाक बात है। इसके बाद वो सभी लोगों को जोसेफ की गाड़ी जो कि एसुजू एसयूवी थी वहां पर डालता है 7:47 के आसपास, जो कि पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई ये बात। उसके बाद में एक अजीब चीज हमें दिख रही है कि इसके बाद उसे सीधा मोहावी डेजर्ट जाना चाहिए, लेकिन जब पुलिस ने उसका फोन रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि वो मोहावी डेजर्ट तो 6 फरवरी को गया था, यानी कि 6 तारीख तक, यानी 2 दिन वैसे ही घूमता रहा उनकी डेड बॉडीज के साथ। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। इसका मतलब उसने जोसेफ और उसकी फैमिली की बॉडी को डाला अपने ट्रक में और बाद में जोसेफ की गाड़ी को मेक्सिको बॉर्डर के पास छोड़कर आया होगा उस शॉपिंग मॉल की पार्किंग में। बाद में 6 तारीख को वो गया होगा मोहावी डेजर्ट, वहां पर जाकर उसने बॉडीज को ऐसे फेंक दिया क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर कोई आता जाता तो है नहीं और वो सेफ था। और यही उसकी मुसीबत का कारण बना कि यहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं है, क्योंकि उसके टायर का निशान वहां रह गया। लेकिन ये भी काफी शॉकिंग चीज है कि 3-4 साल बाद किसी का टायर का निशान ऐसे रह जाए। वेल, पुलिस कह रही है तो होगा ही।
अब जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस को लैपटॉप मिला जोसेफ का, जिसमें उसने सर्च किया था कि मैक्सिको में लाइफस्टाइल कैसा होगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ जाने के लिए, वहाँ पर क्या क्या, मतलब मैक्सिको के बारे में बेसिकली उसने सर्च किया था। तो यहाँ पर 4-5 दिन पहले ऐसा भी हो सकता है कि खुद चार्ल्स मैरिट ने जोसेफ के लैपटॉप से ये सर्च किया हो, क्योंकि अगर चार्ल्स ने ये खुद किया तो फिर यह मामला बहुत गड़बड़ है, क्योंकि फिर वो काफ़ी समय से जोसेफ की फैमिली और जोसेफ को निपटाना चाहता था। उसे मौका नहीं मिल रहा था, उसे मौका मिला 4 फरवरी को। खैर अब आते हैं डिसीजन टाइम पर। कोर्ट अपना फैसला 2019 में 7 जनवरी को सुनाती है। चार्ल्स मैरिट को मैक्सटे फैमिली को मारने के जुर्म में सजा सुनाई जाती है, उसे गिल्टी पाया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। We, the jury, find the defendant guilty of the offense of murder in the first degree. The McStay family has been waiting for this day for almost a decade. The man convicted of killing a California family learns his fate. His sentencing comes nearly a decade after their death. चार्ल्स मैरिट खैर आज भी जिंदा है, लेकिन वो अपने मौत के इंतजार में बैठा है। आज के दिन तक चार्ल्स मैरिट कहता है कि वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, ये बस उसके खिलाफ कोई साजिश है। I did not do this thing. I know you do not believe this. कुछ लोग मानते भी हैं कि चार्ल्स मैरिट के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ मानते हैं कि नहीं, उसने ही सब कुछ किया। खैर आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। We are currently at the site where the remains of that family of 4 was found at the end of 2013, nearly 3.5 years after the family went missing. Now, this location is just north of Victorville, California in San Bernardino County. एक और ऐसा ही केस है जो कि बहुत दिलचस्प है, जहां पर एक परिवार रातों रात कहां गायब हो गया, किसी को कुछ नहीं पता। इस केस के ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई है, जो कि राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। स्टोरी नंबर 38 जरूर देखिए राइट साइड पर क्लिक करके। धन्यवाद।